एक बार अगर ब्रोंकाइटिस डेवलप होता है तो क्या बिना डॉक्टर के पास जाए घर बैठे ठीक हो सकता है या नहीं? हाँ, बहुत सारी मेडिसिन फ़ायदा करती हैं। लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, लोग घर में भाप लेते हैं, ठीक है। बट सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, मतलब सिर्फ यही नहीं है, कम ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रोंकाइटिस है तो अनानास खाया करो। मैं अनानास की बात से सहमत हूँ। एक और घरेलू नुस्खा लोग अपनाते हैं, हल्दी वाला पानी या हल्दी वाला दूध। ये अदरक और लहसुन भी जो है वो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सूदर्स हैं। सूट्स करते हैं। तो अगर हनी के साथ मिला करके अगर आप अदरक का जूस लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ब्रोंकाइटिस है तो आप गर्म पानी ही पीते रहिए पूरे दिन। वार्म वाटर या ल्यूकवार्म वाटर जो है वो आपके गले को आराम देता है। तो इसीलिए आपको खराश शुरू होती है, आप खिचखिच होती है, धीरे धीरे आपकी वो खिचखिच में अंदर क्रैक्स पड़ते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्रैक्स आते हैं, उसके डिसफंक्शनिंग होती है और धीरे धीरे उसमें लाली बढ़ती है और फिर आपको इन्फेक्शन होती है। तो इसीलिए अगर हम गर्म हवा या फिर गर्म पानी लेते हैं या गार्गल करते हैं या स्टीम लेते हैं, ये सभी चीज़ें इसीलिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स भी हैं जो अगर ब्रोंकाइटिस हो गया है तो लोगों को नहीं खाने चाहिए? तो अगर आप फ्रिज से निकला हुआ दही खा रहे हैं तो अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, कोई भी ठंडी चीज़ आप खाएंगे वो शरीर के हमारे जो गला है, नाक है, वहाँ से नमी को सोखेगा, गला और जुकाम क्रिएट कर खाने को अंदर मतलब आप किसी भी चीज़, ये जो स्पाइसी फूड है हम खाते हैं, तो अगर ट्रैक में आपका ऑलरेडी सेंसिटिव है तो आपको जलन हो सकती है। आप जितना स्पाइसी फूड खाएंगे आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। और गैस्ट्राइटिस में जो रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसे आप बोलते हैं खट्टी डकार, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है खांसी का। शुरुआत के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, ये ब्रोंकाइटिस की तरफ इशारा हो सकता है, समय रहते अलर्ट हो जाइए। खांसी एक लक्षण है, ठीक है। बलगम आना, ठीक है। बलगम के भी अलग अलग रंग के, चाहे हरा बलगम हो, सफ़ेद बलगम हो या फिर पीला बलगम हो, भूरा बलगम हो, इस तरीके बलगम की शिकायत या बलगम में खून आना, आपको भूख की कमी हो जाना और कम भूख लगना, वजन गिरना। ब्रोंकाइटिस क्या कभी जड़ से खत्म किया जा सकता है? प्रिवेंशन इज क्योर। अगर हम बचाव करके चले तब? बचाव करके चले। क्या बचाव करें फिर ताकि जड़ से खत्म हो जाए ये बीमारी? कैसे बचाव किया जा सकता है? आप अपने को हाइड्रेट रखें, राइट। विटामिन सी की मात्रा अच्छे से लें, आप अच्छे से नींद लें, व्यायाम करें, योगा करें। कफ सिरप क्या ब्रोंकाइटिस को और ज्यादा खराब कर सकता है? देखिए, अगेन कफ सिरप तो सिर्फ एक नाम है। उस कफ सिरप के अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर उसकी थॉरो नॉलेज आपको नहीं है या आपके फार्मासिस्ट को नहीं है तो आपका कफ आपके लिए जानलेवा हो सकता है और वो कफ सिरप से आपको कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या, मौत भी हो सकती है? ICMR के डेटा की माने तो इंडिया में हर साल 3 करोड़ से ज्यादा लोग ब्रोंकाइटिस से अफेक्ट होते हैं। आपको बता दें कि हर साल इंडिया में इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है, खास करके मेट्रो सिटीज में जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, डस्ट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 30 से 40% लोगों में ब्रोंकाइटिस होने का रिस्क बढ़ते जा रहा है। और एक और डेटा की माने तो ये स्मोकर्स में नहीं, नॉन स्मोकर्स में भी रिस्क बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, हर कैटेगरी के लोग ब्रोंकाइटिस से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में ब्रोंकाइटिस कब एक नॉर्मल सर्दी खांसी से बढ़कर इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है कि लोगों को वो इतना ज्यादा परेशान करने लगता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इसके लक्षण समय रहते हम पहचान करके कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हम अपनी लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं ब्रोंकाइटिस के रिस्क को कम करने के लिए, इन सब पर डिस्कस करेंगे आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनुज कुमार वर्मा, जो कि पीडियाट्रिक इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजिस्ट है Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई थिंक आज के समय में ब्रोंकाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम बनते जा रही है जिसके केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप पल्मो हैं, ऑब्वियसली आपके पास इतने सारे केसेस आते होंगे। डॉक्टर,
ब्रोंकाइटिस को लेकर के ना सबसे पहले लोगों के मन में बहुत सारे होम रेमेडीज आते हैं। वो डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही घर पर कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं कि चलो हम घर बैठे इसे ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले यही बताइए कि एक बार अगर ब्रोंकाइटिस डेवलप होता है तो क्या बिना डॉक्टर के पास जाए घर बैठे ठीक हो सकता है या नहीं? अ, नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। हम्म। एंड being in allopathy, I am not against the alternate medicines. ओके। मैं alternate medicines के अगेंस्ट में नहीं हूँ। हाँ, बहुत सारी मेडिसिन्स फ़ायदा करती हैं। लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, लोग घर में भाप लेते हैं, ठीक है। बट सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, मतलब सिर्फ यही नहीं है, कम ज़रूरत नहीं है। आपको व्यायाम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है, आपको अच्छी नींद की ज़रूरत है, आपको पॉल्यूशन से दूर रहने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी ब्रोंकाइटिस को प्रिवेंट करने में। ओके। तो जैसे अगर हम ब्रोंकाइटिस को ठीक करने के कुछ घरेलू नुस्खों से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑडियंस सबसे पहले उन्हीं पर जाती है कि हम पहले घर में ही इलाज कर लेंगे, जब कुछ नहीं होगा हम तब डॉक्टर के पास जाएंगे। कुछ हमारे पास लिस्ट ऑफ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं, प्लीज बताइएगा कि क्या ये इफेक्टिव हैं ब्रोंकाइटिस को सही करने में या नहीं। सबसे पहले लोग कहते हैं कि अगर ब्रोंकाइटिस है तो अनानास खाया करो, इससे सही हो जाएगा। आप इसको मानते हैं या नहीं? मैं अनानास की बात से सहमत हूँ। यूजुअली जानना पड़ेगा कि अनानास में ऐसा है क्या, हाँ। है ना? यूजुअली जो सर्दियों के फल होते हैं, पहले मिसकंसेप्शन की बात करते हैं। यूजुअली होता क्या है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर खट्टे फल हाँ। सर्दियों में आते हैं। जैसे नींबू, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, ये ज़्यादातर खट्टे फल सर्दियों में आते हैं। और लोगों की धारणा ये होती है कि जो खट्टे फल होते हैं वो ठंडे होते हैं। हाँ। बट अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर ये खट्टे फल ठंडे होते हैं तो भगवान ने इनको सर्दियों में ही क्यों बनाए? नहीं है ऐसा। है ना? क्योंकि प्रकृति सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी, प्रकृति जानवरों के लिए भी बनी है। बिल्कुल। ठीक है। सर्दियों के टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। और हम सबको पता है, कोविड के बाद हम सब इतने एजुकेट हो चुके हैं कि जो वायरल इन्फेक्शंस है उनके लिए सबसे बड़ा बचाव शरीर के अंदर विटामिन सी है। हाँ। और जितने भी ये फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, दे आर वेरी रिच इन विटामिन सी। इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास तो डॉक्टर है, हम इंसान है, हमारे पास डॉक्टर है, जानवरों के पास डॉक्टर नहीं है। तो इसीलिए खट्टे फल सर्दियों में आते हैं। हाँ, फल खाने का समय होता है। okay. फल को हमेशा दोपहर के टाइम पे खाना चाहिए। ज्यादातर लोग काम से जाने के बाद एज अ रिफ्रेशमेंट उसको खा लेते, शाम को 5 बजे के बाद खा रहे, रात को 8 बजे के बाद खा रहे। फलों को यूजुअली शाम के टाइम पे सूरज ढलने के बाद अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो ब्रोंकाइटिस के अगर जो पेशेंट्स है वो फल खाना चाहते हैं तो उनके लिए फिर बेस्ट टाइम क्या है? बिल्कुल दोपहर में खाइए। दोपहर में खाइए, उसका कोई कॉन्ट्रेंड ले सकते हैं। बिल्कुल, आप नींबू खाइए, आप फल खाइए, आप अनार खाइए, आप अनानास खाइए। सिर्फ अनानास ही नहीं, आपको जिस जिस फल से विटामिन सी मिल सकता है आप वो खाइए, लेकिन दोपहर के टाइम खाइए, उसका ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए। ओके। तो ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स अगर विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाते हैं तो इससे उनको बहुत हद तक आराम मिल सकता है। एक और घरेलू नुस्खा लोग अपनाते हैं, हल्दी वाला पानी या हल्दी वाला दूध, कि ये पिएंगे तो उससे उनका जो ब्रोंकाइटिस का बहुत ज्यादा जो सिम्टम्स ट्रिगर हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। सच्चाई है इस बात में? देखिए, अगेन कमिंग ऑन टू द सेम कंसेप्ट, कि आखिर हल्दी वाला दूध और कर क्या रहा है। यूजुअली हम हल्दी वाला दूध पीते हैं गरम दूध में, हल्दी गरम दूध में डाल के पीते हैं। हल्दी क्या होती है? हल्दी इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज अ इम्यूनिटी बूस्टर, राइट? एंड व्हाट अ हॉट मिल्क, गरम दूध क्या करता है? गरम दूध आपके पूरे ट्रैक्ट को ल्यूब्रिकेट करता है। ठीक है। तो एक तरफ आपका ट्रैक्ट भी ल्यूब्रिकेट हो रहा है और एक तरफ आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो रही है। तो हाँ, कह सकते हैं कि इससे आराम मिलता है। ओके। जिंजर और गार्लिक को लेकर भी कहा जाता है कि अदरक और लहसुन भी जो है वो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो या तो आप अदरक वाली चाय पी लीजिए या फिर ऐसे कच्चा लहसुन चबा करके खा लीजिए। तो इस बात में है सच्चाई? दिस ऑल आर सूदर्स। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सूदर्स हैं। ठीक है। अगेन सेम थिंग, जो भी आपको ज्यादातर जो ब्रोंकाइटिस नहीं कहूंगा मैं, इसको फेरिंजाइटिस कहूंगा,
जो गले की परेशानियां हैं, क्योंकि हम अगर गला कहते हैं तो वो पूरा आ जाता है, मतलब हर चीज आ जाता है उसमें, गला, खाने की नली, क्योंकि गले के अंदर हर चीज है, सांस की नली, हर चीज। तो आप जब कोई भी सूदर लेते हैं तो वो एक लेयरिंग करता है अंदर, जिससे आपको खाना निगलने में आराम मिलता है, सांस लेने में आराम मिलता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर सूदर्स। ठीक है, तो ये आराम देते हैं, थोड़ा आराम देते हैं डेफिनेटली। बट अगर हनी के साथ लिया जाए, बिकॉज हमें ये सारे सूदर्स किसी ना किसी लेयरिंग एजेंट के साथ चाहिए होते हैं। तो अगर हनी के साथ मिलाकर के अगर आप अदरक का जूस लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये लोग अपना सकते हैं। बिल्कुल अपना सकते हैं। एक और बोला जाता है कि अगर ब्रोंकाइटिस है तो आप गर्म पानी ही पीते रहिए पूरे दिन। वार्म वाटर या ल्यूकवार्म वाटर जो है वो आपके गले को आराम देता है। ठंडी चीजें या ठंडा पानी अवॉइड करिए। सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई। अब इसके लिए हमको थोड़ा सा, अगर हम नॉर्मल बॉडी को समझें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्यों भाप हो या गर्म पानी हो ये आराम क्यों देती हैं? अगर आप जैसे अगर अब अभी सर्दियों का दिन है या एसी के तापमान में भी आप बैठे, तो आप एसी जब चलता है तो पीछे से पानी टपकता है। हाँ। क्योंकि जो सर्द हवा होती है वो नमी नहीं पकड़ सकती, और जो गर्म हवा है वो नमी को पकड़ सकती है। राइट? अगर आप ऐसे करके उंगली लगाएंगे और फूकेंगे बाहर की तरफ नाक से, तो आपको गर्म हवा दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो शरीर के अंदर हमारे हवा है वो गर्म है शरीर के तापमान की वजह से, यानी उसने मॉइस्चर पकड़ा हुआ है। राइट? इसीलिए जैसे ही हम बाहर की सर्दियों में बाहर की तरफ फूकते हैं तो धुआं सा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो कंडेंस होती है। करेक्ट। राइट? तो गर्म पानी से, गर्म हवा से क्या होता है, ये अगेन लॉट ऑफ मॉइस्चर ले करके शरीर के अंदर जाती है और पूरे ट्रैक को नमी प्रोवाइड करती है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि लोग हिल स्टेशन में जाते हैं, या अचानक से मौसम बदलता है या टेम्परेचर चेंज होता है, या कार में एसी में बैठ जाते हैं, या घर में एसी अचानक से ठंडा कर देता है तो आपका गला खराब हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपने अचानक से एक ठंडी हवा को इनहेल कर लिया। जिस ठंडी हवा ने, अब वो ठंडी हवा जो है, नाक, हमारी जो नाक है वो एयर कंडीशनर है। तो जब भी ये ठंडी हवा नाक से होते हुए गले के अंदर जाएगी तो ये शरीर इस ठंडी हवा का तापमान बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे इस ठंडी हवा का तापमान बढ़ता जाएगा, उसकी नमी खींचने की ताकत बढ़ती जाएगी, क्योंकि शरीर हमेशा लंग को बचाएगा, लंग में नमी पहुंचाएगा, तो वो अंदर से नमी खींचेगी। अब ये नमी कहां से आएगी? नाक की लाइनिंग से, गले की लाइनिंग से, फूड पाइप से यहां से नमी को खींचता जाएगा। अब जब भी यहां से नमी खींचेगा तो गर्म हवा नमी के साथ लंग्स में तो पहुंच जाएगी, लेकिन ऊपर का ट्रैक पूरा ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए आपको खराश शुरू होती है, आप खिचखिच होती है, धीरे धीरे आपकी वो खिचखिच में अंदर क्रैक्स पड़ते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्रैक्स आते हैं, उसके डिसफंक्शनिंग होती है और धीरे धीरे उसमें लाली बढ़ती है और फिर आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम गर्म हवा या फिर गर्म पानी लेते हैं या गार्गल करते हैं या स्टीम लेते हैं, ये सभी चीजें इसीलिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अच्छा डॉक्टर, एक और इसमें वो है कि ब्रोंकाइटिस को लेकर के जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई, तो बोला जाता है कि जैसे गर्म पानी तो पीजिए, आपके गले को आराम देगा। जो ठंडी चीजें हो, जिनकी तासीर ठंडी होती है, वो अवॉइड करिए खाना। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स भी हैं जो अगर ब्रोंकाइटिस हो गया है तो लोगों को नहीं खाने चाहिए या बंद कर देने चाहिए? मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि ऐसे आपको भी पर्सनली ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन होंगे जिनको आप सोचती होंगी कि इसकी तासीर ठंडी है। हाँ। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ ये? सबसे पहले मुझे लगता है दही को लेकर के ये गलत फहमी है कि दही की तासीर ठंडी होती है, तो वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फूड्स प्रोडक्ट्स को लेके ये मिसकंसेप्शन है, जैसे कि दही हो गया, चावल हो गया, लोग इसको जब बीमार होते हैं तो अवॉइड करने लगते हैं। राइट? मैं ये कहूंगा, बीइंग अ डॉक्टर, आप दही को फ्रेश खाइए। अच्छा, ओके, ठीक है। दही इज अ सुपर फूड। ठीक है, जो दूध भी आप ले रहे हैं वो शरीर के अंदर पेट में जाने के बाद दही बन रहा है। ठीक है, दही इज रिच इन वेरी गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स। राइट? लैक्टोबैसिलस उसमें बहुत ज्यादा होता है और शरीर उसमें गुड बैक्टीरियाज इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारी गट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो अगर आप फ्रिज से निकला हुआ दही खा रहे हैं तो अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग। कोई भी ठंडी चीज आप खाएंगे वो शरीर के, हमारे जो गला है, नाक है, वहां से नमी को सोखेगा, गला और जुकाम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। फ्रेश खाने से कोई दिक्कत फ्रेश खाने से कोई दिक्कत नहीं। सेम चावल
चावल को आपने देखा होगा हमारे घरों में ज्यादातर लोग दोपहर के टाइम, पुराने लोग जो थे दोपहर के टाइम खाते थे या मॉर्निंग टाइम में खाते थे, राइट। कोई भी चावल को इवनिंग टाइम में नहीं खाता। हाँ। मगर हमारी जनरेशन इसको इवनिंग में खाने लगी, राइट। वो अवॉइड करना चाहिए। वो अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो दही और चावल जैसी दही और चावल, क्योंकि चावल इज अ वेरी कैलोरी रिच फूड, राइट। इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। तो इसको ऐसे टाइम पे खाएं जहां आपको बहुत सारे कैलोरीज की जरूरत है। तो स्पेशली दिन में या दोपहर में खाएं। ठीक है। अब जैसे आइसक्रीम्स हो गए या ठंडी चीजें हो गई या स्पाइसी फूड्स को लेकर के भी बोला जाता है कि इस तरह की चीजें भी ब्रोंकाइटिस वाले लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। आइसक्रीम अगेन कोई भी ठंडी चीज जो कि नॉर्मल तापमान से कम की है, राइट। जैसे आप बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 सेंटीग्रेड के ऊपर का मानते हैं, राइट। तो अगर हमारा आप कोई भी ठंडा खाना आप खा रहे हैं, ऑब्वियसली खाना आपका मुंह के थ्रू ही अंदर जाने वाला, वो खाना ट्रैक को ठंडा करेगा। जब भी कोई ठंडा खाना, आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जो ट्रैक को आपके ठंडा कर रही है, जो आपके ट्रैक से चिपक के अंदर जा रही है और उस ट्रैक को ठंडा करे, तो जब भी आप सांस लेंगे उस जगह से, वो हवा अगेन सारी नमी को खींचेगी, उस ट्रैक को ड्राई करेगी, फिर उसमें लाली आएगी, क्रैक्स आएंगे, जिससे उसकी सूजन आ सकती है और फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। अगेन स्पाइसी फूड क्यों अवॉइड करते हैं? स्पाइसी फूड अवॉइड करने के दो कारण। एक, आपको ऑलरेडी आपका ट्रैक सेंसिटिव है, क्योंकि हर चीज फेरिंग्स से शुरू होती है, राइट। लैरिंग्स और फेरिंग, यहाँ हमारे जो पूरा पीछे ओरोफेरिंग्स एरिया है, यहाँ से खाना पूरा अंदर जाएगा। यहाँ पर हवा और खाने दोनों कॉमन है, ठीक है। वो तो जब तक हम खाने को गुटकते नहीं है तब तक अंदर हमारा खाना नहीं जाता, राइट। या तो हम बोल सकते हैं या हम खा सकते हैं, एक ही चीज हम कर सकते हैं, राइट। तो जब हम खाने को अंदर मतलब किसी भी चीज, ये जो स्पाइसी फूड है हम खाते हैं, तो अगर ट्रैक में आपका ऑलरेडी सेंसिटिव है तो आपको जलन हो सकती है। आप जितना स्पाइसी फूड खाएंगे आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, और गैस्ट्राइटिस में जो रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसे आप बोलते हैं खट्टी डकार, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है खांसी का, स्पेशली बच्चों में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा स्पाइसी फूड को अवॉइड करिए। तला भुना भी इसमें वही हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी चीज आपको गैस्ट्राइटिस करती है वो आपको रिफ्लक्स कर सकती है, एसिड रिफ्लक्स कर सकती है। वो चीज अगर आप ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं तो आपको परेशान करेगी। डॉक्टर, जैसे आपने हमें फूड स्पेसिफिक आइटम्स के बारे में बता दिया कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आई एम श्योर इससे हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर हम ये समझना चाहें कि ब्रोंकाइटिस अगर किसी इंसान को हो गया है तो वो उनके फेफड़ों को या बाकी बॉडी ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो वो हम कैसे समझेंगे? ब्रोंकाइटिस को समझने के लिए आपको लंग को समझना जरूरी है, ये है क्या चीज। तो जैसे पेड़ होता है, पेड़ का तना होता है, फिर उसकी डालियां निकली होती हैं, फिर पतली डालियां होती हैं, बाद में पत्ते होते हैं, राइट। अब इसी पेड़ को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। तो ऊपर तना जो होता है ट्रैकिया होता है, उसकी ब्रांचेस जो होती हैं उसे ब्रोंकस कहते हैं। पतली ब्रांचें जो होती हैं, पेड़ की जो पतली ब्रांच होती है, वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर भी पतली ब्रांच होती है, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर लास्ट में जाके पत्तों की तरह एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। तो कई बार लोग लंग की किसी भी परेशानी को निमोनिया बोल देते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि निमोनिया ही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस इस एयरवे ट्रैक्ट, जो मतलब जो हवा को अंदर बाहर पाइप लेके जा रहे हैं, इनमें किसी भी तरीके की सूजन, इनमें किसी भी तरीके के बलगम, इनमें किसी भी तरीके की लाली को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और यही इन्फेक्शन या अगर एल्वियोलाई में हो जाए, यानी पत्तों में हो जाए, तो उसे हम निमोनिया बोलते हैं। ओके, तो ब्रोंकाइटिस मोटा मोटी जो है वो निमोनिया से तो अलग ही है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है इसमें भी। तो सिम्टम्स अगर हमें समझने हो, संकेत, क्योंकि कई बार ब्रोंकाइटिस के संकेत इतने ज्यादा अलग तरीके से भी परसिस्ट करते हैं कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। शुरुआत के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, ये ब्रोंकाइटिस की तरफ इशारा हो सकता है, समय रहते अलर्ट हो जाइए। ब्रोंकाइटिस को हमें कैटेगराइज करना पड़ता है कि ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। ये हमने एज अ प्रोफेशनल्स या
जो हमारे मेडिकल लिटरेचर है उसने ब्रोंकाइटिस को आसान करने की, ब्रोंकाइटिस एक तरीके का लंग पाइप का मैंने आपको बताया कि उसकी सूजन आ गई है या उसमें हवा के आने जाने की परेशानी, पर वो किस कारण से हुई है उसको कैटेगराइज करने के लिए हमने उसको दो भागों में बांट दिया है, एक्यूट या क्रोनिक। अब एक्यूट का मतलब ये होता है कि बच्चों में हम कहते हैं कि एक्यूट द प्रॉब्लम जो 1 महीने से कम की खांसी, 1 महीने से ज्यादा की खांसी होगी तो उसे क्रोनिक बोलेंगे, लेकिन एडल्ट्स में 15 दिन से कम की खांसी को एक्यूट और 15 दिन से ज्यादा की खांसी को क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो खांसी तो एक लक्षण हो गया, खांसी एक लक्षण है, ठीक है। बलगम आना, ठीक है, बलगम के भी अलग अलग रंग के, चाहे हरा बलगम हो, सफेद बलगम हो या फिर पीला बलगम हो, भूरा बलगम हो, इस तरीके बलगम की शिकायत या बलगम में खून आना, आपको भूख की कमी हो जाना और कम भूख लगना, वजन गिरना, अचानक से बिना किसी रीजन के, हाँ बिना किसी रीजन के आपका वजन गिरना शुरू हो जाना, ठीक है। ये सारे लक्षण हैं जहां आपको, और रात को अचानक से बहुत तेज खांसी उठना, खांसते खांसते बहुत सारा बलगम निकलना, ठीक है, सांस लेने में परेशानी, आपकी अचानक से दम फूलने लगता है, ये सारे के सारे ब्रोंकाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, कई बार लोगों को चेस्ट कंजेशन भी होने लगता है कि छाती में बहुत ज्यादा जकड़न महसूस हो रही है, ये भी ब्रोंकाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। जकड़न का मतलब ये है कि अभी वो एयर वाले जो पाइप है ना उसके अंदर जकड़न, लोगों को लगता है कि मेरा छाती में कसाव आ रहा है, वो कसाव उनको इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि जब वो सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सांस अंदर जा नहीं रही, वो वैसे ही हो गया कि जैसे मैंने अपनी नाक को हल्की सी पिंच कर दिया, अब मेरे को सांस लेने में खींचनी पड़ेगी, या फिर मैं अपनी नाक और मुंह को दोनों को बंद करके एक स्ट्रॉ मुंह में डाल लूं, अब मैं स्ट्रॉ से सांस लेने की कोशिश करूं तो स्ट्रॉ से सांस लेना हमेशा डिफिकल्ट होगा, खींचनी पड़ेगी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कंजेशन हो रहा है। कंजेशन मतलब ट्रैफिक का कंजेशन हो गया, आपको हवा अंदर इजीली नहीं जा रही है। तो हाँ, ब्रोंकाइटिस एक सांस में कंजेशन जो लोग बोलते हैं ये एक सिम्टम है। ठीक है, लेकिन जैसे कई बार लोगों के साथ ये भी परेशानी होती है कि ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स जो हैं उनके सिम्टम्स रात में ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, दिन में थोड़े बहुत वो कंट्रोल में रहते हैं, बट जैसे जैसे दिन ढलता है उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा उनको परेशान करने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है फिर? इसकी वजह दमा है, अस्थमा, ठीक है। खांसी लोगों के लिए खांसी सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन एक पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट के खांसी कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती है, साइनस से, नाक से, कान से, गले से, नीचे एयर पाइप से, या फिर एल्वेलाई से, राइट। अलग अलग तरीके की खांसी होती है। तो रात में खांसी होने के कारण अलग अलग तरीके की खांसी अलग अलग टाइम पे प्रेजेंट करती है, राइट। जैसे कि एस्थमा की खांसी, ये यूजुअली रात को अर्ली मॉर्निंग मतलब 12 बजे के बाद खांसी होती है, जो कि अर्ली मॉर्निंग 12 बजे के बाद, जो मोस्टली बच्चे जो होते हैं या लोग होते हैं ये सुबह 3 से 4 बजे अचानक से उठते हैं, बहुत ज्यादा खांसी करते हैं, इतनी खांसी होती है कि खांसते खांसते नींद खुल जाती है, उठते ही बहुत ज्यादा छींके आती है, ठीक है। कई बार खांसी इस तरीके की होती है कि खांसी सोने से पहले आप बहुत ज्यादा खांसी हो रही होती, लेकिन जैसे ही आदमी सोता है लेटता है खांसी रिलीव हो जाती है। ये तरीके की खांसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, इसे पीएनडी बोलते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप, ठीक है। कई बार खांसी ऐसी होती है आप बिल्कुल सही है, खाना खाया, सोए और अचानक से बहुत तेज खांसी आपको उठे, ये एसिड रिफ्लक्स की खांसी होती है। अच्छा, तो हमको मरीज से बात करने से ही पता चल बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि हमें किस लाइन में उसके बारे में सोचना है। दूसरा, मरीज से बात करके ये समझ में आता है कि खांसी का ड्यूरेशन क्या है, क्या ये एक्यूट में आ रहा है या ये क्रोनिक में आ रहा है। ठीक है, तो अक्यूट अगर ब्रोंकाइटिस है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो ज्यादा डैमेज लंग्स को कौन करते हैं? ऑब्वियसली क्रोनिक, क्योंकि वो खांसी आपको बहुत दिन से लंग में बनी हुई, हमें उस टाइम पर उस खांसी का कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का आपने कारण नहीं जाना, उसको ठीक करने के लिए पर्याप्त स्टेप नहीं लिए, तो कहीं ना कहीं पूरा लंग डैमेज हो जाएगा। और उससे क्या बीमारियां हो सकती हैं फिर? उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में क्रोनिक एस्मा हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, इम्यूनोडेफिशिएंसी के डिजीजेस में क्रोनिक होती है, खांसियां होती हैं, ठीक है। क्रोनिक वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें अचानक से बहुत ज्यादा खांसी बहुत लंबे टाइम तक रह जाती है।
वायरल बीमारियां कई बार प्रोटेक्टेड बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाती हैं बच्चों में, अच्छा। जिसके बारे में मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी एक बहुत ज़्यादा घातक चीज़ है बच्चों में स्पेशली, जिसमें प्रोटेक्टेड बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस बच्चों को लंबे समय तक खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है और धीरे-धीरे करके लंग डैमेज हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंबे समय की ओके, खांसी। तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और कुछ जेनेटिक बीमारियाँ भी होती हैं जिसमें इस तरीके की लंबी खांसियाँ होती हैं। हम्म। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया या फिर प्राइमरी सिलियर डिस्काइनेसी हो गया, तो हमें लंबी खांसी का कारण पता करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी। ज़रूरी है। हम कारण पर ही बात करते हैं कि ऐसे क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस जो है वो किसी भी इंसान में डेवलप हो जाता है। तो अगर कुछ हमें 2-3 ऐसे रीजन समझने हो कि हाँ ये सब जो ट्रिगर फैक्टर्स है ये ब्रोंकाइटिस को ज्यादा एग्रीवेट कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? देखिए, ट्रिगर फैक्टर में अगर हम देखें हम्म। तो हमें हर चीज़ समझना पड़ेगा, खुद से लेकर वातावरण तक, ठीक है। ठीक है? क्योंकि वातावरण और हम इंसान दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है? वातावरण में पोल्यूशन, हाँ, आज के समय में बहुत बड़ा रीजन है। यस, ठीक है? दूसरा डस्ट, हम्म। ठीक है? तीसरा स्मोकिंग हैबिट्स, हम्म। बच्चों के लिए पैसिव स्मोकिंग, हाँ। घर में अगर सिगरेट पी जा रही है या स्मोकिंग हो रही है, ठीक है? हम्म। इंडोर एनवायरनमेंट की बात करें आप, तो घर के अंदर डस्ट, हम्म। ठीक है? एक बड़ा कारण है। सीलन, सीलर। ठीक है? जिसमें मोल्ड्स हो सकते हैं, हम्म। कॉकरोचेस, ये बड़े कारण हैं जिसमें जो ट्रिगर हो सकते हैं। और हाँ, बच्चे जो हैं, अगर घर में किसी को भी कॉमन कोल्ड हो रहा है या खांसी हो रही है, तो बच्चे बहुत सेंसिटिव ये होते हैं। सेंसिटिव होते हैं, उनमें जल्दी ट्रिगर होता है। बिल्कुल। और बड़ों की तरह कॉमन कोल्ड बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि उनकी नलियाँ, उनके एयर पाइप्स ज़्यादा पतले होते हैं कंपेरेटिव टू एडल्ट्स। एडल्ट्स यस। एग्जैक्टली। तो लेकिन डॉक्टर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम और आप हैं, अगर हमारे साथ में कोई ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है या कोई और है, नॉर्मल इंसान भी है, उनको खांसी वगैरह हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी खांसी मुझे भी हो जाएगी, मुझे भी फैल जाएगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि तुरंत से बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होने लगती है। तो ये कौन से लोग हैं जो रिस्क पर होते हैं ब्रोंकाइटिस होने के, कि हाँ इनको ज़्यादा खतरा है ब्रोंकाइटिस का? क्योंकि सबको तो होगी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, कितनी भी सर्दी खांसी मौसम बदल जाए उनको कुछ नहीं होगा। और कुछ इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ खा लिया ठंडा या तो उनको तुरंत सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। तो रिस्क पर कौन से लोग होते हैं कि इनको ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, रिस्क पर तो हर कोई है, हर कोई। अच्छा। रिस्क पर तो हर कोई। हम्म। वायरल डिपेंड करता है कि वायरल मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ब्रोंकाइटिस कम्युनिकेबल में आता है या यस, नॉन कम्युनिकेबल? ब्रोंकाइटिस में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि वायरल ब्रोंकाइटिस है, बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस है, ये कम्युनिकेबल है सारे ओके। के सारे, ठीक है। ठीक है? नॉन कम्युनिकेबल एस्मा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, राइट, ये नॉन कम्युनिकेबल है। तो कम्युनिकेबल है तो फिर ये भी हो जाएगा लोगों में कि साथ खाने से, बैठने से, छूने से फैल जाता है एक दूसरे में। कम्युनिकेबल में देखिए, अगर वायरल किसी को हो रहा है तो हम्म। डेफिनेटली दूसरे के होने के बहुत चांसेस हम्म। है, राइट? बट क्या हम इसका बचाव कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली इनका बचाव किया जा सकता है। हम्म। कैसे बचाव किया जा सकता है? आप अपने को हाइड्रेट रखें, हम्म। राइट? विटामिन सी की मात्रा अच्छे से लें, हम्म। आप अच्छे से नींद लें, व्यायाम करें, योगा करें, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बेस्ट रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मास्क पहन सकते हैं, स्नीजिंग हैबिट सिखा सकते हैं, स्नीजिंग हाइजीन सिखा सकते हैं, खुद भी करने सीखनी चाहिए स्नीजिंग हाइजीन, और बच्चों को भी सिखानी चाहिए। हाँ। मास्क खुद भी पहनना चाहिए। जब अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो व्हाई आर यू वेटिंग, वेयर अ यस। मास्क। दूसरों को क्यों देना? यस। बिल्कुल। अगर आप चीख रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग द स्नीजिंग प्रिकॉशंस। एटिकेट्स। तो इस अगर हम खुद जागरूक हो जाएं तो बहुत सारी बीमारियां बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल। मगर हम ये सोचे कि हमें होए ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डॉक्टर, कोई ऐसे टेस्ट भी हैं जो कराया जा सकते हैं पता करने के लिए कि किसी इंसान को ब्रोंकाइटिस है या नहीं है? टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने परामर्श लिया कि नहीं लिया, क्योंकि लंग्स की बहुत सारी बीमारियां एक डॉक्टर से बात करने से ही पता चलती है। हाँ। डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे, आप अपने चिकित्सक के पास जाएंगे, तो वो आपसे आपके
सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, उनके ड्यूरेशन के बारे में पूछेंगे, लक्षण सारे देखेंगे, ठीक है। फिर वो आपको एग्जामिन करेंगे, क्योंकि चेस्ट की बहुत सारी बीमारियां हम सिर्फ अपने स्टेथोस्कोप लगाने से ही पता लगा सकते हैं। अच्छा, ओके, राइट। every pulmonologist is trained so much that he with his fingers are like ultrasound, he can detect what is happening inside the lung. वाह, right? ओके, बट जितने भी टेस्ट होते हैं वो हमारी सब्जेक्टिविटी को हटाने के लिए होते हैं, ठीक है, टू बी मोर ऑब्जेक्टिव, हाँ, टू बी मोर प्रिसाइज, ओके, राइट। आज की डेट में क्योंकि मॉडर्न साइंस है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है फ्रॉम द बेसिक, लाइक एक्सरेज आर द बेसिक थिंग, स्प्रूटम टेस्ट, स्प्यूटम एग्जामिनेशन जो कि बलगम की जांच होती है, इज अ बेसिक थिंग, राइट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री नाम का टेस्ट होता है जिससे आपके एयर पाइप्स के बारे में पता चलता है, ओके, राइट। इसके बाद फ्लू पैनल्स होते हैं, ठीक है, जिसको एडवांस फ्लू पैनल भी होते हैं, बेसिक फ्लू पैनल भी होते हैं, जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा वायरस आपकी बॉडी को इफेक्ट किया है। एडवांस रेस्पिरेटरी पैनल्स में हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से बैक्टीरिया भी आपके शरीर लंग्स को डैमेज कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा हम सीटी स्कैन्स करा सकते हैं, राइट। तो अब तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट अ MRI ऑफ द चेस्ट। अच्छा, ओके, राइट। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग इन द वर्ल्ड ऑफ पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी एंड एडल्ट पल्मोनोलॉजी। यस, ब्रोंकोस्कोपी, दूरबीन की जांच, जो पहले बहुत ही रेयर चीज हुआ करती थी बच्चों में, नाउ इट इज अ रूटीन प्रोसीजर फॉर अस। हम दूरबीन से एंडोस्कोपी करके, ब्रोंकोस्कोपी करके बच्चे के पूरे फेफड़े के अंदर जा करके बीमारी का पता लगा सकते हैं। बच्चों में, अडल्ट्स में भी किया जा सकता है? बच्चों में, एडल्ट्स में तो होता ही था, बच्चों में भी अब ये चीज पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये सारे बेसिकली मोस्टली स्क्रीनिंग या टेस्ट वगैरह हैं, ये सारे के सारे टेस्ट हैं जिससे कराए जा सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बीमारी कौन से लेवल पे है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कौन से लेवल पे है, क्या इस बीमारी को कर रहा है, क्या इसका उपचार हो सकता है। ठीक है, उपचार पर ही अगर बात करें तो सबसे पहले ये बताइए कि ब्रोंकाइटिस क्या कभी जड़ से खत्म किया जा सकता है? प्रिवेंशन इज क्योर। ओके, अगर हम बचाव करके चले तब? बचाव करके चले। क्या बचाव करें फिर ताकि जड़ से खत्म हो जाए ये बीमारी? अगेन कमिंग ऑन टू द सेम आंसर, नींद बहुत जरूरी है शरीर की। हाँ। एक अच्छी नींद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, चाहे वो खराटे की वजह से हो, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट, या आपको खांसी बहुत आ रही है, परामर्श लें। ठीक है, एक अच्छी नींद आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह उठते ही, नींद से उठते ही, ठीक है, अपने को फ्रेश करके व्यायाम, योगा, प्राणायाम, ये सारी एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको हेल्दी बनाने में बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, राइट। तीसरा, अच्छा भोजन, अच्छा खाना जो कि बैलेंस्ड हो हर तरीके से, ठीक है, वो आपके लिए एज अ मेडिसिन ही है। अगर आप एक अच्छा खाना खाते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। करेक्ट, राइट। मेंटेनिंग और कंप्लीटिंग द डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन्स, स्पेशली विटामिन सी, राइट। अब आप तैयार होके घर के बाहर जाते हैं, प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम पोल्यूशन। इफ चेक AQI, आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं जो आपको AQI के बारे में बताते हैं। अगर AQI बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब है, तो आप मास्क पहने, N95 मास्क का प्रयोग करें, ठीक है। घर में ह्यूमिडिफायर, एयर प्यूरिफायर लगाएं, ठीक है। घर में चिमनी का इस्तेमाल करें, खाना बनाते वक्त, बिल्कुल चिमनी का इस्तेमाल करें। जब AQI बहुत ज्यादा हो तो आउटडोर एक्टिविटीज को से बचें, बहुत ज्यादा बाहर जाके घूमे फिरे नहीं, बच्चों को भी बाहर कम लेके जाएं, बाहर जाके व्यायाम कम करें, स्पेशली एल्डरली और बच्चे, ठीक है, इन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं, बीमार पड़ने से बच सकते हैं। करेक्ट है। तो अगर जैसे आपने हमें प्रिकॉशनरी चीजें बताई कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर ब्रोंकाइटिस हो गया है, घरेलू नुस्खों से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो दवाइयों का रोल इसमें फिर कब आता है? देखिए, दवाइयों का तो डेफिनेटली रोल है। यूजुअली हमने ये देखा है कि बच्चों को लोग
घरेलू नुस्खों से शुरू करते हैं। हम्म। बच्चों में बीमारी जो होती है अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ ली जाए या इनिशियल स्टेज में उसको ट्रीटमेंट दिया जाए तो हम बच्चों के होने वाले निमोनिया से और ये निमोनिया से होने वाली मौतों को काफी हद तक बचा सकते हैं। बट लोगों की धारणा ये है कि पहले हम होम रेमेडीज करते हैं, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद भी हम जाते नहीं, उसके बाद भी हम ओवर द काउंटर कफ सिरप लेके आते हैं। खुद से कफ सिरप क्या ब्रोंकाइटिस को और ज्यादा खराब कर सकता है? देखिए अगेन कफ सिरप तो सिर्फ एक नाम है, उस कफ सिरप के अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर उसकी थॉरो नॉलेज आपको नहीं है या आपके फार्मासिस्ट को नहीं है तो आपका कफ आपके लिए जानलेवा हो सकता है और वो कफ सिरप से आपको कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या, मौत भी हो सकती है? देखिए कफ सिरप कि कहते हैं ना ड्राउनिंग इन योर ओन सिक्रीशंस, तो वो हो सकती है क्योंकि अभी जैसे हमने हाल में कुछ रीसेंट न्यूज भी सुनी थी कि कफ सिरप से बच्चों की मौत भी हो रही थी बहुत ज्यादा देने की वजह से, तो ब्रोंकाइटिस में ट्रिगर कर सकता है। तो इसलिए ओवर द काउंटर कफ सिरप से बचें। किसी भी डॉक्टर से व्हाट्सएप पर मेरे बच्चे को खांसी हो रही है कौन सा कफ सिरप दें ये ना पूछें, जाके दिखाएं। इससे आप बीमारी को इनिशियल स्टेजेस में पकड़ सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और निमोनिया होने से बचा सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट अगर शुरू हो गया तो अगर किसी को समझना हो कि कितने समय में ठीक होकर के ये खत्म हो सकता है तो वो क्या होगा टाइम पीरियड? अगेन डिपेंड करता है, इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस है, नॉन इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस है, मींस कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब ब्रोंकाइटिस की तो कई सारी वजह हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, ठीक है, जो कि एक कंप्लीटली इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, तो ये कब तक ठीक हो सकती है? ये लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम। अच्छा, पूरे ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, राइट। अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, जो कि नाक की जो प्रॉब्लम होती है एलर्जिक, उसे एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, ट्रैक की प्रॉब्लम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और नीचे पतले ब्रोंक्यूल्स की होता है उसको एस्थमा बोलते हैं। तो ये ब्रोंकाइटिस अलग अलग। तो अगर ये एलर्जिक काइंड की है तो इसका उपचार संभव है, हम पता लगा सकते हैं कि आप किस चीज से एलर्जिक हैं, ट्रिगर क्या है आपके, ट्रिगर क्या है, हम उस एलर्जन के लिए अवॉइडेंस मेजर्स ले सकते हैं, हम उसके लिए इम्यून थेरेपी शुरू कर सकते हैं। ओके। और आज की डेट में तो बहुत सारे बायोलॉजिकल्स भी जिससे इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बायोलॉजिकल्स मतलब कुछ ऐसी इंजेक्टेबल्स अब बन रहे हैं, मतलब ये इम्यून मॉड्यूलेटर्स होते हैं, ठीक है, तो इनसे हम अपनी इम्यूनिटी को जो कि हैम्पर कर रही है, जो कि एस्थमा के रूप में आ रही है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये किया जा सकता है। yes. तो जो ये दवाइयां हैं या इंजेक्शंस है या आपने जैसे इम्यूनोथेरेपी की बात की, इन सब के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, बशर्ते सही मरीज हो, और सही डॉक्टर भी, सही डायग्नोसिस हो और सही डायग्नोसिस के बाद सही ट्रीटमेंट भी हो। बिल्कुल, क्योंकि वही है जैसा आपने कहा, लोग पहले खुद से ही इलाज करना पसंद करते हैं, फिर ओवर द काउंटर ले जा करके दवाइयां लेने लगते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। ये एस्थमा के लिए बहुत ही, दमे और एस्थमा की ना बीमारी हमारे पास लेट स्टेजेस में आती है। लोगों की धारणा रहती है कि बच्चों में दमा नहीं हो सकता, एस्थमा नहीं होता, ऐसा नहीं है। बच्चों में वो सारी बीमारियां हो सकती हैं जो एडल्ट्स में हो सकती हैं। करेक्ट। बस प्रॉब्लम ये है कि पहले हम उन बीमारियों को पकड़ नहीं पाते थे, लेट फेजेस में आते थे जब वो एडल्ट हो जाते। अब टूल्स अवेलेबल है जिससे सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली, मतलब एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस, पहले ही होता था कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से ही कोई बीमारी को पकड़ पाता था, लेकिन आज की डेट में ऑब्जेक्टिव टूल्स हैं जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि ये बीमारी है, ठीक है, उनको ठीक किया जा सकता है। ओके। कम्युनिकेबल बीमारियां, इन्फेक्टिव बीमारियां जितनी भी होती है, कम्युनिकेटिव जिसमें इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस है, यस, वो एक लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं है। ओके, ठीक है, अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ इनहेलेशन थेरेपीज, ठीक है, प्रॉपर फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, तो यस, वो क्योर हो जाती है। फिर भी एक टाइम पीरियड समझना होता? टाइम पीरियड डेफिनेटली डिपेंड्स किस एज ग्रुप का है, कौन से ड्यूरेशन की कितने ड्यूरेशन से वो बीमारी है। अब अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं
उसमें ट्यूबरक्लोसिस भी आती है, जिसका ट्रीटमेंट 6 महीने तक का भी होता है, 6 से 9 महीने का होता है। ओके। राइट। अगर वो एक नॉर्मल बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट 7 से 14 दिन का होता है। अगर वही अंदर एब्सेस या पस या एम्पाइमा हो गया, उसका 28 दिन का भी होता है। लेकिन ये सारी ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल है मोस्टली, मतलब अगर मोटा मोटी किसी को समझना हो तो ब्रोंकाइटिस सही किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग की बीमारी है। बिल्कुल, बस आपको प्रिकॉशंस लेने हैं और अपने डॉक्टर से परामर्श करना है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो डॉक्टर, जैसे हमने ऑलमोस्ट इस सेशन में सब चीजें कवर की हैं, सब चीजों पर बात की है, लक्षण हो, ट्रीटमेंट हो, क्या डाइटरी चेंजेस करने चाहिए। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप या मंत्रा जरूर दे दे या एक एडवाइस जरूर दे दे कि अगर ब्रोंकाइटिस हो गया है तो किन चीजों का ध्यान रखें, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, ताकि उस बीमारी का रिस्क आपके फेफड़ों को कम से कम अफेक्ट भी करे और बहुत ज्यादा कोई ऐसी जानलेवा बीमारी में वो परसिस्ट ना करे। तो खांसी जो है वो हमारे लिए एक वरदान है। हर खांसी बुरी नहीं होती। अगर आदमी खांसे ना तो वातावरण की हर चीज हमारी सांस की नली में चला जाए और हमको रोज निमोनिया हो। भगवान ने खांसी इसलिए बनाई है ताकि कुछ भी अनवांटेड चीज अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रही है तो हम उसको खांस के बाहर निकाल दें। ठीक है। राइट। बट अगर ये खांसी लंबे समय के लिए चल रही है, बलगम आ रहा है, खांसी के साथ बुखार आ रहा है, चाहे वो लो ग्रेड हो चाहे वो हाई ग्रेड हो, राइट, आपका वजन गिर रहा है, खांसी के साथ आपको वोमिटिंग हो रही है, खांसी के साथ आपका वजन डाउन हो रहा है, इतना खांस रहे हैं कि आपकी दिनचर्या इफेक्ट हो रही है, आप अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप खेल कूद नहीं पा रहे हैं, आप जल्दी थक जा रहे हैं, तो आपको परामर्श लेना चाहिए। करेक्ट। राइट। क्या नहीं करना चाहिए? अवॉइड करिए पॉल्यूटेड एरिया में जाने से, मास्क पहन के रखें, अच्छा खाना खाएं, विटामिन सी का सेवन करें, अवॉइड करें फ्रिज से निकला हुआ खाना, ठंडा खाना। ठंडा मतलब जिसकी तासीर ठंडी नहीं, जिसका टेम्परेचर लो है। okay. तो जो फ्रिज से निकला हुआ खाना है उसको अवॉइड करें। ठंडा पानी नहीं पिए, आइसक्रीम ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिए, स्पाइसी फूड ना खाएं, मास्क पहन के रखें, घर में ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करें। ठीक है। स्नीजिंग हाइजीन, कफ हाइजीन बच्चों को सिखाएं, खुद भी सीखें। करेक्ट। राइट। क्या करें? ये तो था हमने क्या नहीं करें और क्या नहीं करें। क्या करें? अच्छा सोएं, सोने पे ध्यान दीजिए, सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे उठें। राइट। ध्यान दें आप एक अच्छी भरपूर नींद ले रहे हैं, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी आपको रिजेविनेट करने के लिए। राइट। सुबह उठ के कोशिश करें व्यायाम करें, चाहे 15 मिनट का करें मगर रोज करें। ठीक है। सांस की एक्सरसाइज करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बेटर होगी, आपकी हृदय गति, हार्ट रेट कंट्रोल में आएगी, आप ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, बैलेंस होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ना भी खतरनाक होता है, कम होना जितना खतरनाक है उतना बढ़ना भी खतरनाक, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बेटर बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। राइट। सुबह व्यायाम करने से, इसके बाद अच्छा खाना खाना ये जरूरी है, बैलेंस फूड खाना जरूरी है। ठीक है। पॉल्यूशन से दूर रहना जरूरी है, स्मोकिंग बंद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, घर के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी। पैसिव स्मोकिंग इंक्रीजेस risk of bronchitis in children twice to thrice. ओके, तो ये अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक ब्रोंकाइटिस के खतरे से बचा जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इस टॉपिक पर हमें सच में बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है एंड आई एम श्योर ये पॉडकास्ट जो है हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑडियंस, अगर आपके मन में ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड कोई और भी सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव।